हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें डिटेक्टिव कॉन्ग को, सरमून को, शीजुन को और लेफ्टिनेंट ओ को एक साथ दिखाते हैं। तो सरमून कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें जंगवू की सारी इन्फॉर्मेशन को निकालना होगा। डिटेक्टिव कॉन्ग कहते हैं कि सार्जेंट यू को बचाना ये हमारे लिए आसान नहीं होगा। क्या आपको याद है आपने कहा था कि सार्जेंट यू के स्केचेस कभी भी गलत नहीं होते। उन्होंने अपनी ही मौत का स्केच बनाकर तैयार किया और ये जानते हुए भी कि वो मरने वाली है, फिर भी वो बाहर गई। ये सोचने वाली बात है। अगर वो चाहती तो वो आराम से खतरे से दूर रहकर उसे टाल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रोसिक्यूटर शीजुन कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि जो खुद ही चलकर अपनी मौत के मुंह में गया हो उसे बचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो शीजुन कहता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि सार्जेंट यो खुद मरना चाहती है। तो डिटेक्टिव कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जो खुद ही मरना चाहता हो, लेकिन सार्जेंट यो ने सोच लिया है कि उनका आखिरी वक्त आ गया है और वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई। आप लोग खुद ही सोचिए, सार्जेंट यो कितने लोगों की मौत के बारे में स्केचेस बनाती आई है, एक तो या कह सकते हैं कि सैकड़ों लोगों के, और पता नहीं कितने सालों से वो ये सब कुछ देख रही है और वो अपने दिल पर कितना बड़ा बोझ लिए जी रही है। तो अगर हम अपने आप को उनकी जगह रखकर देखें तो मेरे ख्याल से उन्हें यही सबसे ज्यादा आसान तरीका लगा होगा इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए। तो शीजुन कहता है कि आप नहीं जानते, सार्जेंट यो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। डिटेक्टिव कहते हैं कि हर इंसान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। तो शीजुन कहता है कि तुम आखिर मेरी बहन के बारे में जानते ही क्या हो। तो चीफ मून उन दोनों को बहस से रोकते हैं और डिटेक्टिव से कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बाहर नहीं निकाला कि तुम सार्जेंट यो पर बातें करो, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए बाहर निकाला है ताकि तुम इसे सिक्योर करो। तो डिटेक्टिव खामोशी से अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर हमें शीजुन को दिखाते हैं जो कुछ पिक्चर्स को देख रहा होता है। फिर वहाँ पर वो ब्रेसलेट भी देखता है जो शीजुन की बचपन की दोस्त का होता है। फिर हमें सार्जेंट यो को दिखाते हैं जिसे होश आ चुका होता है। वो अपने इर्द गिर्द देखती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं मरना चाहूंगी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें सार्जेंट यो और उसकी फ्रेंड एक क्लास में जाती है। वहाँ पर वो एक फ्रेंड से पूछते हैं लीसू के बारे में। तो उन दोनों को बताती है कि बहुत दिनों से वो स्कूल नहीं आ रही है, बहुत दिन हो गए हैं वो क्लास में नहीं आई है। मुझे तो लगता है कि कोई गड़बड़ है, वरना वो कभी भी स्कूल से इतनी देर तक ऑफ नहीं करती है। फिर वो दोनों अपने स्कूल के एक सर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर हमें लीसू के बारे में जानना है। तो उसका सर पूछता है कि तुम्हें लीसू के बारे में क्यों जानना है। तो वह कहती है कि सर लीसू से मैंने कुछ लेना था, मैंने उसको दिया था और उसने वादा किया था कि वो मुझे आज वापस कर देगी, लेकिन वो स्कूल ही नहीं आई। तो उसके सर कहते हैं कि लीसू कुछ दिन तक स्कूल में नहीं आने वाली है। उसके पापा ने कॉल की थी कि वो अपने नानी के घर गई है, तो कुछ दिन तक नहीं आएगी। फिर सार्जेंट यो की फ्रेंड वहाँ से आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सार्जेंट यो कहती है कि ऐसा क्यों। तो वो कहती है कि लीसू यांग ने मुझे बताया था कि जब वो बहुत ज्यादा छोटी थी तो उसकी माँ उसे लेकर घर से भाग गई थी और उसके बाद से वो लोग कभी भी अपने रिश्तेदारों के घर नहीं गए हैं। तो सार्जेंट यो कहती है कि वो भाग गई थी, लेकिन क्यों। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्योंकि उसके पापा बहुत ज्यादा शराब पीते थे और उसके बाद वो बहुत ही खतरनाक बन जाते थे। तो सार्जेंट यो कहती है कि क्या लीसू यांग अपने पापा के साथ नहीं रहती है। तो फ्रेंड कहती है कि शायद नहीं। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें पता है ये सब कुछ शुरू कब हुआ था। तो सार्जेंट यो कहती है कि कब। तो वो कहती है कि जब से तुमने ये स्केच बनाना शुरू किया था। तो सार्जेंट यो कहती है कि सुनो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि सॉरी मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। फिर दोबारा सार्जेंट यो की फ्रेंड कहती है कि देखो हम दोनों वहाँ जाकर लीसू यांग के घर में देखते हैं। तो सार्जेंट यो कहती है कि बस हम दोनों। तो वो कहती है कि हाँ हम दोनों बस घर जाएंगे और जाकर देखेंगे कि वहाँ पर कोई है या फिर नहीं। फिर हमें किम तो जिन को दिखाते हैं जो अपनी गन अपने पास रखता है। उसके बाद दूसरों के पिक्चर को उतारता है और फेंक देता है। चीफ जंग वहाँ आते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम्हारी तैयारी हो चुकी है। किम तो जिन कहता है कि इस दिन का मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ और आप ये बात नहीं समझ सकते। तो चीफ जंग कहते हैं कि मगर अब हम क्या कर सकते हैं, चीजें बदल चुकी हैं, तुम्हें अपने बदले के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ फिर मैं तुम्हें ऐसा कहूँ कि तुम्हारा काम अब बढ़ने वाला है। तो किम दो जिन कहता है कि मुझे यकीन है कि आपको फ्यूचर दिखाई देता है, लेकिन हम चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चीफ जंग कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी पहली शर्त याद है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझ पर तुम भरोसा रखना और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करो। तो किम दो जिन कहता है कि मैं आप पर यकीन करता हूँ। चीफ जंग एक बैग उसे देते हैं और कहते हैं कि फिर चलो आज तुम्हें वहीं पर अपना काम करना है। किम दो जिन कहता है कि क्या फ्यूचर को इतनी आसानी से बदला जा सकता है। तो चीफ जंग कहते हैं कि फ्यूचर कभी भी नहीं बदल सकता और ना ही मैं उसे अपने हिसाब से बदल सकता हूँ, मैं तो बस उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहता हूँ। तो किम दो जिन कहता है कि मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। चीफ जंग कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है और अब मैं तुमसे आखिरी बार कहूंगा कि तुम मुझ पर भरोसा करो। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। किम दो जिन बैग को लेता है, उसको खोल के देखता है। फिर हमें जंगवू को उसके बॉडीगार्ड के साथ दिखाते हैं। उसका बॉडीगार्ड कहता है कि इस लड़की का अब हम क्या करें। तो जंगवू कहता है कि हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इस लड़की के बारे में पुलिस कितना जानती है और फिर इसके बाद में हम इसे ठिकाने लगा देंगे। तो बॉडीगार्ड कहता है कि क्या ठिकाने लगाना जरूरी है। तो जंगवू कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आई मैंने क्या कहा है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि लेकिन बॉस वो एक पुलिस वाली है। तो जंगवू कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि उसने हमारे चेहरे देख लिए हैं, अगर उसको हमने ना ठिकाने लगाया तो ये हमारे लिए मसला बन सकता है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि जैसा आप कहें। फिर जंगवू से कहता है कि मेरे भाई पर ध्यान दो,
कोई मुसीबत ही खड़ी ना करते। फिर जंगवू अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है तो टूसू उसके पास आता है और उसकी गाड़ी का दरवाजा भी खोल देता है। जंगवू कहता है कि अब क्या हुआ? तो टूसू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम ये खा लेना। तो जंगवू एक सांस भरते हुए कहता है कि ऐसी सिचुएशन में किसी को भूख लग भी कैसे सकती है, तुम बहुत अजीब हो। तो टूसू कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। फिर खाना पीछे वाली सीट पे रखता है और कहता है कि मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, तुम खा लेना, और वैसे भी हमें जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ना। तो जंगवू कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम जाओ। फिर टूसू हंसते हुए जंगवू के पास आता है और कहता है कि तुम जानते हो ना कि इन सब के लिए मैं तुम्हारा कितना शुक्रगुजार हूँ। तो जंगवू कहता है कि तुम बहुत बेशरम हो और अब तुम जाओ, मैं लेट हो रहा हूँ। फिर जंगवू वहाँ से चला जाता है। फिर हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो स्केचेस को देख रहा होता है। इतने में लिeutenant वो वहाँ पर आती है और कहती है कि ये फाउंटेन दिन में 2 बार चलता है, 3 बजे और 5 बजे। अगर सर्च टीम को फील्ड के दौरान कुछ मिलता है तो हम इसे जरूर ढूंढ निकालेंगे, और इस दौरान हमें स्केच पर ध्यान देना होगा और कोई लीड ढूंढनी होगी। फिर चीफ मून पूछते हैं कि क्या सर्च टीम से छानबीन के बारे में कोई इतला अभी तक नहीं मिली। तो लिeutenant वो कहती है कि अब तक तो कोई भी नई जानकारी नहीं मिली है, वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा है और मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। शीजून डिटेक्टिव को देखती है जो सारे स्केचेस देख रहे होते हैं। तो शीजून कहता है कि आदमी बहुत ज्यादा टफ है, मैंने वो फाइल खुद भी देखी है। चीफ मून कहते हैं कि तुम्हें इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं करनी चाहिए कि वो एक साधारण कोप है, हर चीज की एनालिसिस करने में वो सबसे ज्यादा माहिर है। तो शीजून कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ वो बहुत ज्यादा काबिल डिटेक्टिव है, लेकिन अभी हाल ही में लगता है ऐसे जैसे उसके साथ कुछ हुआ हो, और सार्जेंट योग की जिंदगी फिलहाल खतरे में है और मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। तो चीफ मून कहते हैं कि लेकिन इस वक्त डिटेक्टिव के अलावा हमारे पास इस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए और कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम डिटेक्टिव पर भरोसा करो, बट आई होप कि तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना। तो शीजून कहता है कि अगर अब आपने ऐसा कह ही दिया है तो मुझे भरोसा करना होगा। फिर डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो बहुत ही गौर से पूरे स्केच को देख रहे होते हैं। इतने में ही उनकी नजर उस स्केच में बने हुए जंगवू पर पड़ती है। इतने में ही लिeutenant वो कहती है कि डिटेक्टिव कॉन्ग कम से कम यहाँ पर बैठे बैठे मदद करने का नाटक ही कर लीजिए। इतने में ही डिटेक्टिव जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं। लिeutenant वो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन डिटेक्टिव उसको कोई भी जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें डूसू को दिखाते हैं जो जंगवू के आदमियों के साथ बैठा होता है। फिर उनसे छुपके छुपाते वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही बॉडीगार्ड वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो डूसू कहता है कि वो मुझे उस लड़की के साथ कुछ बात करनी थी। तो बॉडीगार्ड उसको देखने लगता है तो कहता है कि मेरा मतलब हम लोग काफी समय से यहाँ पर अकेले ही है ना, और मैंने बहुत देर से किसी औरत के साथ अच्छा समय नहीं बिताया है, तो इसलिए क्या मैं उसके साथ थोड़ा सा प्राइवेट टाइम बिता सकता हूँ। तो बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे गुस्सा आने से पहले वापस वहाँ जाकर बैठ जाओ। तो डूसू कहता है कि क्या? तो बॉडीगार्ड कहता है कि मैं ये बात दोबारा नहीं कहूंगा और तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम वापस वहाँ जाकर बैठ जाओ। तो डूसू कहता है कि ओ अच्छा तुम कह रहे हो तो मैं बैठ जाता हूँ। फिर जाते जाते दोबारा से रुकता है और कहता है कि वैसे क्या मुझसे इस तरह से बात करने की तुम्हें परमिशन दी है मेरे भाई ने? तुम मेरे भाई के सिर्फ एक असिस्टेंट हो और मेरे भाई को मेरी बहुत ज्यादा चिंता होती है, तो क्या मैं उन्हें सबके बारे में बता दूं? तो बॉडीगार्ड बस उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देख रहा होता है। तो डूसू कहता है कि अरे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 20 मिनट, नहीं शायद 30 मिनट भी लग सकते हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। तो बॉडीगार्ड उसको जाने के लिए रास्ता दे देता है। डूसू चला जाता है तो बॉडीगार्ड कहता है कि ये पूरी तरह से पागल है। फिर हमें जंगवू को दिखाते हैं जो प्रेसिडेंट नाम सुनो के बॉडीगार्ड के पास आता है। बॉडीगार्ड उसको पैसों से भरा हुआ एक बैग देता है और कहता है कि इसमें इतने पैसे हैं कि तुम्हारा भाई आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। फिर जंगवू कहता है कि मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, मेरे लिए और मेरे भाई के लिए इतना सब कुछ करने की तुम्हारी क्या वजह है? और मैंने जिंदगी में पहले भी एक बार धोखा खाया है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। तो बॉडीगार्ड कहता है कि ये सब कुछ फ्री होगा, ये तो मैंने तुमसे नहीं कहा। तो जंगवू कहता है कि फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो बॉडीगार्ड कहता है कि वो हमें मिल चुका है। तो अपने साथ आए हुए आदमी से कहता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए। तो जंगवू उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है कि तुम किसी फरिश्ते की तरह तो नहीं लगते। तो इतने में बॉडीगार्ड के सारे आदमी उसके पास आने लगते हैं। तो जंगवू उनको देखता है और कहता है कि अच्छा, और फिर अपने पैसे उठाता है और कहता है कि उम्मीद है कि हम दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। तो नाम सुनो का बॉडीगार्ड कहता है कि यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। फिर जंगवू वहाँ से चला जाता है। बॉडीगार्ड नाम सुनो को कॉल करता है, उसे बताता है कि मैंने पैसे दे दिए हैं। नाम सुनो कहता है कि तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। जहाँ पर जंगवू होगा वहाँ पर किम दोजिन जरूर आएगा, और किम दोजिन इस इंसान को तुम मेरे पास जिंदा पकड़ के लाओ, क्योंकि मैं इसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। फिर हमें सार्जेंट यो को दिखाते हैं जो अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही होती है। इतने में ही वहाँ पर डूसू भी आ जाता है। फिर हमें लिeutenant ओ को दिखाते हैं जो डिटेक्टिव से बात कर रही होती है। डिटेक्टिव उसको बताता है कि स्केच में जो पोनीटेल वाला इंसान है वो कोई और नहीं बल्कि जंगवू है, और दुनिया में हर इंसान अपने बालों को ऐसे पीछे नहीं बांधता। तो लिeutenant ओ उसका रिकॉर्ड देखती है और कहती है कि रिकॉर्ड के हिसाब से ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, क्या आप इसे अरेस्ट कर सकते हैं? तो डिटेक्टिव कहता है कि नहीं, मैं उसे अरेस्ट नहीं करूंगा। लिeutenant ओ कहती है कि ऐसा क्यों? तो डिटेक्टिव कहता है कि सार्जेंट यो को गायब करने के पीछे उसका हाथ हो सकता है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, और अगर हमने उसे ऐसे ही अरेस्ट कर लिया तो वो अपने
अपना गुनाह भी कबूल नहीं करेगा और सार्जेंट यो पे भी खतरा बढ़ जाएगा। तो लिeutenant वो कहती है कि फिर अब हम क्या करेंगे। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि अभी मैं उसका पीछा करूंगा और अगर हम लोग लकी रहे तो हम सार्जेंट यो तक पहुंच जाएंगे। और हाँ, ये सब कुछ मैं तभी आगे बढ़ाऊंगा जब प्रोसिक्यूटर को कोई भी एतराज नहीं होगा। तो प्रोसिक्यूटर शीजुन कहते हैं कि डिटेक्टिव आप जो भी करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि डिटेक्टिव कॉन्ग, कल मेरी बहन का बर्थडे है और मैं ये चाहूंगा कि वो हर साल की तरह अपना बर्थडे अपने भाई के साथ मनाए। तो डिटेक्टिव कहता है कि मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि प्लीज आप मेरी बहन को बचा लीजिएगा। तो डिटेक्टिव कहता है कि ठीक है प्रोसिक्यूटर, और कॉल को बंद कर देता है। उसके बाद डिटेक्टिव अपने सामने होने वाले सभी सीन्स को अच्छे से देखता है, जहाँ पर एक सीन एग्जैक्ट स्केच के साथ मैच करता है। इतने में डिटेक्टिव को वहाँ पर जंगू भी नजर आ जाता है। तो डिटेक्टिव उसके पीछे भागते हैं। फिर हमें सार्जेंट यो को दिखाते हैं जिसके पास डूसू आता है। डूसू कहता है कि वो मेरा भाई बाहर चला गया है। फिर सार्जेंट यो के जख्म के पास पट्टी बांधने लगता है। तो सार्जेंट यो हिलती है तो वो कहता है कि डरो मत, मैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखूंगा अच्छे से। फिर वो सार्जेंट यो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। सार्जेंट यो कहती है कि दूर हटो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही डूसू सार्जेंट यो के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। सार्जेंट यो नीचे गिर जाती है। तो डूसू कहता है कि अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो? देखो मैं तुमसे अच्छे से बात करना चाह रहा हूँ ना, पर तुम मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर रही हो। दिखाओ तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं है ना। तो सार्जेंट यो उसके नाक पे अपना सर मार देती है। वो दूर जाकर गिरता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। सार्जेंट यो कांच के टुकड़े को उठाने लगती है। डूसू खड़ा होता है, कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम्हें ये सब वाइल्ड पसंद है क्या? तो ठीक है फिर जैसा तुम चाहो। और सार्जेंट यो के पेट में जोर जोर से मारने लगता है। फिर वो दोबारा से मारने वाला होता है। तो सार्जेंट यो कहती है कि अरे रुको, देखो तुम मुझे मारना मत, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। तो डूसू कहता है कि क्या सच में मैं जैसा कहूंगा तुम वैसे करोगी? तो सार्जेंट यो कहती है कि प्लीज तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस एक बार तुम मेरे हाथ खोल दो। तो डूसू कहता है कि क्या सच में जो मैं कहूँगा फिर वो तुम करोगी अगर मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगा तो सार्जेंट यो हाँ में सर हिलाती है। तो डूसू आहिस्ता से सार्जेंट यो के बालों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो कि तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। तुम औरतों की यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोग कभी भी झूठ बोल सकती हो और आखिर तुम क्या कर रही हो। फिर सार्जेंट यो के पीछे देखता है तो सार्जेंट यो कांच के टुकड़े से अपनी रस्सी को खोल रही होती है। तो कहता है कि ओह सीरियसली। वो सार्जेंट यो को मारने वाला होता है तो सार्जेंट यो अपनी रस्सी खोल लेती है और उसको उल्टा मारने लगती है। फिर उन दोनों के बीच में फाइट होती है और सार्जेंट यो डूसू को बेहोश कर देती है और बाहर जाने लगती है। इतने में ही बॉडीगार्ड्स ऊपर आने लगते हैं। सार्जेंट यो को उनके ऊपर आने का पता चल जाता है। तो इतने में ही बॉडीगार्ड्स ऊपर आते हैं और वो देखते हैं कि एक खिड़की का कांच टूटा होता है। वो लोग जल्दी से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि डूसू वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। बॉडीगार्ड कहता है कि उस लड़की को जल्दी से ढूंढो। बॉडीगार्ड डूसू को उठाने लगता है और पूछने लगता है कि जल्दी से उठो, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही, वो लड़की कहाँ गई है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उस लड़की से दूर रहना। फिर हमें सार्जेंट यो को दिखाते हैं जो किसी अलमारी के अंदर बंद होती है। हमें बचपन का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर सार्जेंट यो और उसके दोस्त अपने दोस्त लीसू के घर आते हैं। सार्जेंट यो की फ्रेंड उससे पूछती है कि ये वही जगह है ना जो स्केच में बनी हुई थी। तो सार्जेंट यो कहती है कि हाँ। फिर वो उस घर की बेल देते हैं लेकिन कोई भी नहीं आता। सार्जेंट यो की फ्रेंड विंडो से अंदर देखने की कोशिश करती है। सार्जेंट यो कहती है कि लगता है घर में कोई नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। कहती है कि अजीब है लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे घर में कोई है। तो वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला होता है। वो दोनों घर के अंदर जाती हैं तो बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही होती है घर से। सार्जेंट यो डर जाती है और कहती है कि सुनवी चलो ना हम यहाँ से चलते हैं। तो वो कहती है कि चलो ठीक है। इतने में ही उन्हें किसी की आवाज आती है। तो वो कहती है कि सार्जेंट यो क्या तुमने सुना, मुझे किसी की आवाज आई। दोनों उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पर लीसू होती है। लीसू को वो उठाते हैं तो लीसू कहती है कि मुझे पानी चाहिए। सार्जेंट यो पानी देने के लिए जाती है। जैसे ही फ्रिज खोलती है तो वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। सार्जेंट यो एक कप में पानी भरती है और वहाँ पर आ जाती है। लीसू को वो लोग पानी पिलाते हैं। लीसू कहती है कि पानी पिलाने के लिए शुक्रिया और इतने में ही वो मर जाती है। सार्जेंट यो कहने लगती है कि ये क्या हुआ। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ये सांस नहीं ले रही। इतने में ही वो लोग घर में आने की कोई आवाज सुनते हैं। वो देखती हैं तो घर में कोई आ रहा होता है। वो दोनों एक अलमारी में छुप जाती है। वो अंदर आता है और लीसू को आवाज देने लगता है। फिर लीसू को गिरा हुआ देखता है, कहता है कि चलो उठो, बहुत हो गए ये नाटक, अब खत्म करो। इतने में ही उसे लगता है कि जैसे अलमारी में कोई है। फिर हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो जंगू का पीछा कर रहा होता है। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट ओ से कॉल पे बात कर रहा होता है और कहता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझ रहे हैं। लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि आप इस वक्त कहाँ हैं। डिटेक्टिव कहता है जितना मैं समझ पा रहा हूँ मुझे ये लग रहा है कि सार्जेंट यो को शहर से कहीं दूर रखा गया हो जहाँ पर आबादी ना हो। ऐसे में अगर मैं उसका पीछा करूंगा तो उसको जरूर हम पर शक हो जाएगा। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि आप किसी ट्रैकर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि ट्रैकर का मिलना भी इतना आसान नहीं है। फिर वो अपने मोबाइल को देखते हैं और कहते हैं कि रुको मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। फिर इतने में डिटेक्टिव एक शॉप के अंदर जाते हैं और वहाँ से एक टेप लेकर आते हैं। जब जंगू अपनी गाड़ी को निकाल रहा होता है तो
डिटेक्टिव उसकी गाड़ी के साथ जाकर टकरा जाते हैं। जब वो गाड़ी से बाहर आता है तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाय बहुत लग गई मुझे, कोई ऐसी गाड़ी चलाता है क्या? तो जंगू कहता है कि ज़्यादा नाटक मत करो और जल्दी से खड़े हो जाओ। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाय बहुत लग गई है मुझे, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी। तो जंगू कहता है कि चोर कहेंगे, वो सीसीटीवी तुम देख रहे हो ना, मेरी गाड़ी में ब्लैक बॉक्स भी है, तो अपना ये नाटक बंद करो और खड़े हो जाओ। खड़े होते हुए डिटेक्टिव कहता है कि ये क्या बात हुई? हाँ, एक तो पहले मुझे मार रहे हो, ऊपर से मेरे से माफी भी नहीं मांग रहे हो, इतना तो तुम कर सकते हो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर चुका कहने की? हाँ, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो जंगू डिटेक्टिव की तरफ थोड़े से पैसे फेंकता और कहता है कि ये पैसे पकड़ो और निकलो, 2 मिनट में यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। फिर डिटेक्टिव पैसे उठाने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही लकी इंसान हो कि तुम मुझसे टकराए हो, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा इंसान हूँ। फिर जंगू वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव ने अपने मोबाइल को एज अ ट्रैकर उसकी गाड़ी के साथ लगा दिया होता है। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।